टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हमारे मेन फीचर्स क्या होते हैं? मैंने कहा मेन फीचर्स हमारे एक तरीके का इंटीग्रल पार्ट है, हमें कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स वगैरह लगानी है, लेकिन मेन फीचर्स पे नहीं आते हम, रेदर आते हैं मेन इस पे आते हैं कि कंपोनेंट्स पे। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखिए हमने पढ़ा था, दो चीजें मेन थी, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। मेन फीचर्स आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत आसान था। वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू एनालिसिस और इंजीनियरिंग के बीच में ये डिफरेंस था कि वैल्यू एनालिसिस आपका, आपने कहा जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसकी अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करना चाहें, कैसे? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाते हुए, तो आप उसको कहते हैं वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू इंजीनियरिंग क्या था? आपने कहा कि सर प्रोडक्ट बनाने से पहले, अब नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर आप वर्क अपॉन कर रहे हैं कि इसमें क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होंगी जिनको हम हटा सकते हैं इवन बिफोर प्रोडक्शन, तो आप उसको कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। वन एंड द सेम थिंग है, द ओनली वे इज कि हमें, हमारा मेन पर्पस क्या है? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना। ठीक है, ये होता है। कुछ इश्यूज होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग के जो हमने डिटेल में डील किए थे। ये इश्यूज क्या थे? ये अच्छे इश्यूज थे, इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। हमने समझा था कैन वी एलिमिनेट फंक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मीनिंग ये था कि आपने कहा कि सर देखो, हर काम कुछ ना कुछ रीजन से होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी प्रोसेस आपने सोचा ये तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है, इसको हटाने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाए। तो आप जब ये वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े। कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी? सेकंड है कि देखो, क्या वैल्यू इंजीनियरिंग से हम डेफिनेटली कुछ हेल्पफुल होता है? ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत मिनिमम ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी को रिड्यूस करके भी हम अपना सेम प्रोडक्ट बना दें। एग्जाम्पल हमने लिया था एक वैक्यूम क्लीनर का, जिसके अंदर मान के चलिए इम्पैक्ट 1 टन का इम्पैक्ट सहने की कैपेसिटी थी। हमने कहा भाई कोई पत्थर थोड़ी मार रहे हैं उसके ऊपर, तो हमने कहा रेदर देन 1 टन, हम अगर उसको 100 पाउंड्स, 1 टन में 2000 पाउंड्स होते हैं, 100 पाउंड्स का इम्पैक्ट सहने के लायक बना दें, तो भी हम 99.999% प्रोबेबल इम्पैक्ट्स को हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो आपने कहा कि सर वैक्यूम क्लीनर में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो आपने कहा कि ठीक है, तो हम उसको करने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हमारी ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आए। बहुत ही मिनिस्कुल मिनिस्कुल सा इम्पैक्ट है, देन वी कैन डेफिनेटली डू इट। कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन? आपने कहा था कि सर ये दो पार्ट्स हम एक साथ पढ़ते हैं, कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन। तो आपने कहा कि सर देखिए, आप, आपकी आपकी हैबिट क्या होती है? आप तो चाहते हैं कम से कम पार्ट्स लगे, ताकि कम से कम पार्ट्स में हमारी असेंबली हो जाए, काम खत्म। मगर होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा कई पार्ट्स को एक साथ जोड़ते चले जाते हैं, मैंने आपको पार्ट्स दिखाए थे डीएफएमए के, जब आप बहुत ज्यादा पार्ट्स को जोड़ते चले जाते हैं तो प्रॉब्लम एक आने लग जाती है। आपने कहा सर क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है? वो पार्ट्स इतनी आसानी से मिलते नहीं है। आपने कहा कि सर वो पार्ट्स आसानी से मिलते नहीं है, फैक्ट्री के जो आप बोल रहे हैं, हाँ जी, वो पार्ट्स बहुत आसानी से मिलते नहीं है। आपने तो उसको छोटा करने के चक्कर में आपने सारे पार्ट्स को जोड़ते चले गए, छोटे मतलब कंबाइन करते चले गए, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज मिलते नहीं है, जिसकी वजह से जो आपका अल्टीमेट गोल गोल है वो रिड्यूस हो जाता है। और अल्टीमेट गोल क्या था? आपका कॉस्ट रिड्यूस करना अल्टीमेट गोल था। वो आपने, वो आपका अब फुलफिल नहीं हो पाता। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। जैसे नेल कटर का एक देखिए, पहले नेल कटर इस तरीके से होता था, इतना ज्यादा पार्ट्स थे, अब छोटे से पार्ट्स से काम बन गया। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर ये चीज मिल जाती है मार्केट में आसानी से, स्टैंडर्डाइज पार्ट इसीलिए हो गया। अगर ये स्टैंडर्डाइज पार्ट्स नहीं मिलते तो आप कहते कि सर हम इसी डिजाइन पे रहते। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हमने समझी थी, और वो क्या थी? प्रोडक्ट्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो, पार्ट्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो, डिजाइन करो कि आपकी गलती के चांस ही ना हो। हमने एग्जांपल लिया था सेल से, बैटरी से। ये जो बैटरी होती है वो सीधी और उल्टी नहीं लग पाती। कई बार हम में से बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि सीधी कैसे लगेगी कि उल्टी कैसे लगेगी। और मतलब जो
पेंसिल सेल वगैरह होते हैं या बैटरी सेल जो छोटे से बटन सेल वगैरह होते हैं। जबकि आप कहेंगे कि सर अगर हम प्रिंटर की कार्ट्रिज देखें वो सीधी ही लगेगी, वो उल्टी लग ही नहीं पाती। आप कहेंगे कि सर अगर हम नॉर्मल यूएसबी देखें वो सीधी ही लगेगी, उल्टी लग ही नहीं पाती। यूएसबी 3। फिर मैंने कहा लेकिन आगे हम अब यूएसबी आगे डेवलप होती जा रही है, यूएसबी सी। उसमें हमने डिजाइनिंग इस तरीके से की, चाहे सीधी लगाओ चाहे उल्टी लगाओ, दोनों तरीके से चल जाएगा। तो आपने कहा कि सर डिजाइन इस तरीके का होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी बेटर हो सके। कैन वी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स, मतलब आपने कहा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उन पार्ट्स को सब्स्टिट्यूट करके कोई और पार्ट्स लगा दें। इस चीज को करते समय, लेस एक्सपेंसिव पार्ट्स पे शिफ्ट करते समय ये याद रखना कि उसकी सप्लाई कंटिन्यूसली फ्यूचर में अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको सब्स्टिट्यूट तो कर दें लेकिन उस चीज की सप्लाई फ्यूचर में अवेलेबल ही ना हो। कैन वी कंबाइन स्टेप्स, क्या हम स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं? मतलब आप जो कई कई वर्क्स कर रहे हैं, आप एक वर्क एक पर्सन कर रहा है, फिर दूसरा वर्क दूसरा पर्सन कर रहा है, फिर थर्ड वर्क थर्ड पर्सन कर रहा है। इसको हम प्रोसेस सेंटर कर सकते हैं, मतलब एक ही पर्सन पूरे काम एक साथ करे, एक ही साथ डिस्परेट ना हो, रेदर एक ही साथ सब जगह एक ही पर्सन अकम्प्लिश करे वो काम, कंबाइन कर दें स्टेप्स को, एक्सेट्रा। इसको प्रोसेस सेंटरिंग कहते हैं। तो आपने कहा कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से आपके आपके कुछ क्यू टाइम या कुछ बढ़ जाए। ये एलिमिनेट करने में तो हेल्पफुल है डेफिनेटली, लेकिन इसकी वजह से वो पर्सन ओवरलोड नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपर आपने पहले ट्रेनिंग देनी है। और याद रखिएगा इससे डेफिनेटली क्यू टाइम वगैरह कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवर्स हो जाए, आप डैमेज बढ़ा दें या कुछ भी बढ़ा दें जिसकी वजह से क्यू टाइम बढ़ जाए। कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस? देखिए अब सप्लायर जो होता है वो अपने आप में एक्सपर्ट होता है अपने प्रोडक्ट्स का। उसके प्रोडक्ट क्या है? हमारे कंपोनेंट्स या हमारे रॉ मटेरियल। तो हमें उससे उसकी असिस्टेंस लेनी चाहिए कि बताइए हमारे लिए क्या आपका ये वाला रॉ मटेरियल बेस्ट रहेगा या कंपोनेंट बेस्ट रहेगा, या हमें शिफ्ट कर देना चाहिए किसी और पे। या आप अगर किसी चीज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे को भी कुछ बेनिफिट होगा? तो आप कहेंगे कि सर हमें सप्लायर की असिस्टेंस लेने में शर्माना नहीं चाहिए। इज देयर अ बेटर वे? आप कहेंगे क्या इसका कोई इससे बेटर वे भी है, या इस चीज को करने के लिए इससे भी बेटर वे है? आपने कहा कि सर देखिए, आपने कहा कि सर इससे बेटर वे है या नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपने कहा कि सर याद रखिए उसको सोचने के लिए हमें शुरू से रीडिजाइन करना पड़ता है, एज इफ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरा तोड़ के जीरो से बनाओ। तो उसमें डेफिनेटली कुछ बेटर रिजल्ट निकल आता है, वही प्रोडक्ट बनता है लेकिन कम रिसोर्सेज से बनता है। लेकिन वो बहुत ही रेडिकल चेंज होता है, इसीलिए हम लोग कम प्रेफर करते हैं उसको करने के लिए। फर्दर हमें काइजन को छोड़ना नहीं चाहिए। काइजन क्या है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट है। याद रखिए इवन इफ आप ये जो रेडिकल इंप्रूवमेंट लाएं या कोई सा भी लेके आए, काइजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लोली स्टेडीली धीरे धीरे थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट लाता जाता है ओवर टाइम पे प्रोडक्ट पे। ऑल्दो ये वन टाइम इंप्रूवमेंट नहीं लाता, लेकिन ये धीरे धीरे कॉस्ट रिडक्शन करता चला जाता है हमारी। ठीक है, तो याद रखिएगा हमें हमें पूरी वैल्यू चेन के ऊपर इसको लगाना है। कोशिश करना है कि सब जगह हमारे, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे सप्लायर हो, सब लोग हमारी हमारा कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करें, अप्लाई करें ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके।